अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक की तरफ जाएंगे। बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम है इन्फेंटाइल कोलिक। आप में से कभी बचपन में एक्सपीरियंस हुआ हो किसी भांजे भतीजे का या अपने बच्चों का। जब नौज़ायदा बच्चा पैदा होता है तो बाज़ दफ़ा वो शदीद तरीके से रोना शुरू कर देता है और ये प्रोसेस चलता चला जाता है कई हफ्ते और फिर अमूमन ये 3-1 महीने रहता है। तो उसमें लामहला वालिदैन बहुत परेशान होते हैं कि ये मसला क्या है। तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हम इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे, फिर इसकी इलामात जानने की कोशिश करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि इसका क्या कुछ सद्देबाब मौजूद है। वजूहात की अगर हम बात करते हैं तो अब तक जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च इस प्रॉब्लम में हुई है वो हमें ये तो ज़रूर बताती है कि आप एक रूल ऑफ़ 3 याद रखिए कि अगर आपका बच्चा रोज़ाना तकरीबन 3 घंटे लगातार रोता ही रहता है और एटलीस्ट हफ्ते में कोई 3-1 बार ये प्रोसेस इसका चलता है 3 दिन के लिए और फिर ये 3 हफ्ते ये इससे ज़्यादा ये कैफियत लगातार रहती है तो इसका मतलब है कि ये इन्फेंटाइल कोलिक ही है। अब हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। कुछ बच्चे तो बहुत पुरसुकून होते हैं, आराम से सोते हैं, हंसते खेलते हैं और कुछ बच्चे हैं जिनका ज़िंदगी के पहले चंद माह ये मसला जारी रहता है। तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, अभी तक प्रूवन कोई भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि जो बच्चे ज़िंदगी में बाद की ज़िंदगी में थोड़े से फंसी और ज़िद्दी और उनके ज़रा मसाइल इस तरह के होते हैं तो अमूमन वो ज़्यादा शिद्दत से इन्फेंटाइल कोलिक का शिकार होते हैं। और ये भी देखा गया है कि ये बाज़ दफ़ा इसको कहते हैं चाइल्डहुड मिग्रेन जो दर्द शकीका जिसको कहा जाता है उसकी इलामात आप सबको पता है कि आधे सर का दर्द होता है, शदीद होता है, ये बाद की ज़िंदगी में होता है। आप यूँ समझिए कि ये उसी से मिलती जुलती चीज़ अर्ली ऑन यानी बहुत छोटे नौज़ायदा बच्चे में ये चीज़ सामने आ सकती है। फिर ये चीज़ अमूमन सामने आई है कि जो माएँ प्रेगनेंसी के दौरान किसी परेशानी या टेंशन का शिकार रहती हैं वो बच्चा जब पैदा होता है तो अमूमन उसके साथ ये मसला होता है। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स को ब्लेम किया जाता है जैसे गुड एंड बैड बैक्टीरिया का इम्बैलेंस गट के अंदर या कभी कभी डाइटरी फैक्टर्स के बारे में बात की जाती है कि अगर फूड एलर्जी किसी वजह से है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो दूध माँ ले रही है और फिर बच्चे को दूध पिला रही है, अगर माँ को काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी है तो उसके इलामात के तौर पे ये प्रॉब्लम आ सकता है। दूध आप बच्चे को दे रहे हैं नौज़ायदा बच्चे को, उसके किसी एलिमेंट से एलर्जिक है बच्चा, तब भी ये प्रॉब्लम देखने में आ सकता है। बहरहाल ये सारी अजम्पशंस हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो जो माँ के स्ट्रेस वाला एलिमेंट या बाद की ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस प्रोन या फंसी होना उसका लिंक इसके साथ अमूमन देखा गया। अब क्या इसका कोई सद्देबाब मौजूद है या कोई हतमी हल मौजूद है? आप देखते हैं कि आप मुख्तलिफ़ डॉक्टर हज़रात के पास जाएंगे, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रॉप्स दिए जाएंगे और बाज़ दफ़ा वो फ़ायदा देंगे, बाज़ दफ़ा नहीं फ़ायदा देंगे। तो ये चीज़ ज़हन में रखना होगी कि कुछ चीज़ें जिससे आप बच्चे को सूद कर सकते हैं बाज़ दफ़ा इफ़ेक्टिव होती हैं। जैसे कि आप नीम गर्म पानी से बेबी को नहला दें या उसको स्वेडल करें, उसको अच्छे कपड़ों में लपेट के आप फॉर एग्ज़ाम्पल उसको राइड पे लेके चले जाते हैं, उसको झूला कराना शुरू कर देते हैं तो वो काम डाउन हो जाएगा। और बाज़ दफ़ा आप ये भी नोट करेंगे कि आप उसके पेट के ऊपर या बैक के ऊपर हल्का सा मसाज करें किसी भी जेंटल ऑयल के साथ तो उससे भी वो काम डाउन हो जाएगा और थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन ये हर दफ़ा काम नहीं करेगा। फिर कभी आप नोट करेंगे कि आप कोई रिदमिक किस्म की साउंड्स लगा देते हैं, जैसे हार्ट साउंड्स होती हैं लुब डुब या फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि एक वॉशिंग मशीन जो अपने ही एक रिदम पे मुसलसल चल रही है और एक साउंड प्रोड्यूस कर रही है, इस तरह की साउंड अगर कोई भी आप लगा देते हैं विसिनिटी में तो बाज़ दफ़ा उससे भी हेल्प हो जाती है और बेबी थोड़ी देर के लिए काम डाउन हो जाता है। इसके अलावा जो चीज़ें ट्राई की जाती हैं जिनमें कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स और कुछ ऐसे ड्रॉप्स हैं जो कि बाज़ दफ़ा वो जिसको कहते हैं कि इंटेस्टाइन्स के अंदर ये एक मरोड़ की कैफियत है, तकलीफ़ की कैफियत है, उसको सूद करता है कि उसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो आपके बच्चे की सेहत को किसी तरीके से हार्मफुल हो, अनहाइजीनिक हो, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट कभी नहीं यूज़ करनी होती। इसके अलावा जो चीज़ें हमें साइंस बताती है और लिटरेचर में कुछ ना कुछ एविडेंस मौजूद है जिसके अंदर बिहेवियर थेरापीज़ हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो हर जगह हमारे पास फैसिलिटी नहीं होती और उसमें वही ऑब्वियसली सूदिंग टेक्निक्स जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं उससे भी फ़ायदा हो जाता है। कभी कभी कुछ परसेंटेज के अंदर ये होता है डाइट के अंदर
وہ چیزیں جیسے لیکٹوز کا کانٹینٹ ہے دودھ میں، اگر وہ بیبی کو تنگ کر رہا ہے، اس کو تھوڑی لیکٹوز انٹالرنس کا پرابلم ہے، تو آپ وہ فارمولا یا فیڈ چینج کرتے ہیں تو اس سے ہیلپ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی دنیا میں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے لیکن کوئی کنسنسس فائنلی ڈیولپ نہیں ہوا، وہ یہ ہے کہ پرو بایوٹکس، جو گڈ بیکٹیریا کا رول ہے وہ ابھی آپ یوں کہیے کہ انڈر ریسرچ ہے، لیکن کسی حد تک ایک سٹرین کے ساتھ پروو ہوا ہے۔ پھر لوگ بات کرتے ہیں، کچھ سائنٹسٹ ایکوپنکچر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کرنے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا لب لباب یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیز ایسی ہے کہ اس نے اپنا وقت لینا ہے۔ عموماً جب بیبی 3 مہینے کا ہوگا تو اس کے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے اور وہ کام ڈاؤن ہو جائے گا۔ سو اس کے لیے غیر ضروری کسی بھی دوائی کا استعمال یا ایسے مینوورز کا استعمال جس سے بچے کو نقصان ہو، اس سے آپ نے بچنا ہے اور ہوپ فل رہیے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، اس کے دوران یہ ضرور کرنا ہے، کچھ ریڈ فلیگ سائنز ہیں، کچھ چیزیں ایکسیسو کرائنگ ظاہر ہے بہت ساری بیماریوں کی علامت بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بار بار وامٹ کر رہا ہے یا اس کو بخار ہے یا اس کا پیٹ بہت پھول گیا ہے یا اس کو مسلسل وامٹ آ رہی ہے اور اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے، اس کو صرف انفینٹائل کولک لیبل کر کے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ مستند ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس کا سدباب کرنا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کے کوئی بھی کوسچنز ہوں، کوئریز ہوں تو آپ ضرور بتائیے، ہم اس کو آنسر کریں گے۔